नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। दीपावली अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल। निर्णय के दौरान कुल 194 देशों के प्रतिनिधि थे मौजूद। दिसंबर 2023 में सूची में शामिल किया गया था गुजरात के गरबा नृत्य को। वंदे मातरम के पूरे हुए 150 साल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में था वंदे मातरम गीत शामिल। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे दिया था राष्ट्रगीत का दर्जा। और मध्य प्रदेश हुआ माओवाद मुक्त। हाल ही में माओवादियों के आखिरी 2 हार्डकोर कैडर ने किया आत्मसमर्पण। 1988 से 90 के बीच शुरू हुई थी मध्य प्रदेश के जंगलों में माओवादी गतिविधियां। आइए शुरू करें दोस्तों। दीपावली का त्योहार अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि यह घोषणा हाल ही में नई दिल्ली के लाल किले में हुई। यहां यूनेस्को को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र उसका चल रहा था। इस फैसले के समय 194 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और यूनेस्को से जुड़े कई ग्लोबल नेटवर्क भी वहां उपस्थित थे। किसी भी परंपरा को इस सूची में लाने के लिए देशों को नामांकन भेजना पड़ता है। हर देश 2 साल में सिर्फ एक ही परंपरा नामांकित कर सकता है। भारत ने 2024-25 के लिए दीपावली को नामांकित किया था। यह नामांकन अब सफल हो गया है। दीपावली अब इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 16वां एलिमेंट बन चुका है। इससे पहले दिसंबर 2023 में इस सूची में गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल किया गया था। यूनेस्को ने सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए 2003 में एक खास कन्वेंशन बनाया था। यह फैसला पेरिस में हुई उनकी 32वीं आम सभा में लिया गया था। इस कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया की जीवित परंपराओं को बचाना है। कई परंपराएं तेज बदलाव और कम संसाधनों के कारण खतरे में थीं। मौखिक प्रथाएं, लोक कलाएं, सामाजिक रीति रिवाज, अनुष्ठान, पारंपरिक ज्ञान और शिल्प कौशल तेजी से कमजोर हो रहे थे। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी हो गया था। अब दीपावली के इस सूची में शामिल हो जाने से दुनिया ने भी इसे एक ऐसी विरासत के रूप में स्वीकार कर लिया है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक संभाल कर रखना जरूरी है। हाल ही में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। इस मौके पर संसद में खूब विवाद हुआ। इसी वजह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फिर से चर्चा में हैं। इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में समझते हैं। देखिए, बंकिम चंद्र भारत के महान लेखकों और कवियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कांतलापाड़ा गांव में हुआ था। उनका परिवार पढ़ा लिखा था। पिता ब्रिटिश शासन में अधिकारी थे। इसी माहौल में उन्होंने पढ़ाई आगे बढ़ाई। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातकों में शामिल थे। उन्होंने कानून की डिग्री भी ली। शुरुआत उन्होंने कविता से की, बाद में वे उपन्यासों की ओर मुड़े। 1865 में उनका पहला बड़ा उपन्यास आया और ये उपन्यास दुर्गेश नंदिनी था। इसके बाद कई प्रसिद्ध रचनाएं आईं। इनमें कपाल कुंडला और मृणालिनी जैसी किताबें शामिल हैं। देवी चौधरानी और राज सिंह भी बहुत चर्चित हुए। 1882 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई। ये कृति आनंद मठ थी। इसकी पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह थी। यही वह उपन्यास है जिसमें वंदे मातरम गीत आया। यह गीत संस्कृत में लिखा गया था। धीरे धीरे यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया। हालांकि 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया। बाद में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। यह फैसला 24 जनवरी 1950 को लिया गया था। बहरहाल 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र का निधन हो गया था, लेकिन उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। वे आधुनिक बंगाली साहित्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें साहित्य सम्राट कहा जाता है। उनकी रचनाओं ने राष्ट्रवाद को मजबूत आवाज दी और वही आवाज आज भी भारत की पहचान का हिस्सा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में शोक टनल का उद्घाटन किया। ये टनल डरबक शोक दौलत बेग ओल्डी DSDBO रोड पर बनी है, जो LAC के बिल्कुल समानांतर चलती है। यह सड़क भारत के लिए बहुत रणनीतिक मानी जाती है, क्योंकि यही एकमात्र रोड है जो दुर्बक से लेकर डेप्सांग मैदानों और दौलत बेग ओल्डी DBO तक पहुंचती है। आपको बता दें, DBO में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑपरेशनल एयरफील्ड में से एक एयरफील्ड मौजूद है। इस टनल को इंजीनियरिंग का कमाल कहा जा रहा है, क्योंकि यह टनल बहुत मुश्किल और कठोर पहाड़ी इलाके में बनी है। खास बात यह है कि यह टनल हर मौसम में सुरक्षित और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देगी। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और बेहद कम तापमान के कारण रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं। टनल होने से अब पूरे साल सैनिकों और उपकरणों की तेजी से आवाजाही संभव होगी। शोक टनल 920 मीटर लंबी है और DSDBO रोड पर एक कट एंड कवर टनल के रूप में बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब LAC के नजदीकी इलाकों तक किसी भी मौसम में पहुंचा जा सकता है।
यह खासकर अचानक हालात बिगड़ने पर सैन्य तैनाती को बहुत तेज और आसान बना देगी। आपको बता दें, इस क्षेत्र में मौसम बहुत खराब रहता है और कई हिस्सों को चीन की सेना सीधी देख सकती है। पहले कई बार खराब मौसम में सड़क कट जाती थी, लेकिन टनल बनने के बाद अब यह समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। इससे सेना को एयर सप्लाई पर निर्भरता कम हो जाएगी सेना की, और स्थानीय जनता को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एक बात और, अगर DSDBO रोड किसी कारण प्रभावित हो जाए तो क्या होगा? तो एक वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है। यह सड़क सत्सोमा से सासरला होते हुए गैप्सन तक जाएगी और फिर मौजूदा रूट से जुड़कर DBO पहुंचेगी। यह सड़क लगभग तैयार है और अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा हेलीपैड्स और एयर स्ट्रिप्स को भी अपग्रेड किया गया है। हाल ही में न्योमा एयरबेस भी पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां 13,700 फीट की ऊंचाई पर C-130J जैसे भारी विमान उतर सकते हैं। ये बेस LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गलवान संघर्ष के बाद लद्दाख में हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। इसी कारण पिछले 5 साल में यहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि भारत जितनी तेजी से निर्माण कर रहा है, चीन भी अपनी तरफ उतना ही तेज निर्माण कर रहा है। आइए अगली खबर देखें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें पुदुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की आदि द्रविड़ पहचान के आधार पर SC प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दी गई, जबकि उसके पिता SC समुदाय से नहीं आते। अदालत ने यह कहते हुए हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया कि किसी बच्चे की शिक्षा को बीच में रोकना ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान CJI ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि बदलते समय में जाति मां की क्यों नहीं मानी जानी चाहिए। यह पहली बार हुआ है जब किसी CJI ने इस मुद्दे को इतने सीधे तरीके से पेश किया। संविधान के अनुसार SC/ST की सूचियां राष्ट्रपति के आदेशों से तय होती हैं और दशकों से सरकारी दफ्तरों का यह सामान्य नियम रहा है कि बच्चे की जाति पिता से मानी जाती है, जो पुराने हिंदू रिवाजों से प्रभावित है। 2003 के पुनीत राय फैसले में भी कोर्ट ने कहा था कि कोई स्पष्ट कानून न होने पर जाति सामान्यतः पिता से मानी जाएगी, लेकिन यह किसी भी तरह का कठोर सिद्धांत नहीं था। यह सिर्फ एक व्यावहारिक मान्यता थी जिसे सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर बदला जा सकता है। असल मोड़ 2012 के रमेश भाई फैसले में आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बच्चे की जाति का फैसला जन्म से नहीं बल्कि उसके समाजीकरण से तय होगा। यानी कौन उसे पालता है, किस माहौल में वो बड़ा हुआ है, किस समुदाय की सामाजिक स्थितियां उसने वास्तव में झेली हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण कोई वंशानुगत संपत्ति नहीं है जिसे माता पिता से बच्चे को स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए अगर बच्चा SC मां के साथ पला बढ़ा है, उसी समुदाय में रहा है और वही सामाजिक हकीकतें झेली हैं, तो वह मां की SC पहचान को अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने कानून को बदलने के बजाय उस सोच को मजबूती दी है जो जाति को एक कठोर वंशानुगत नियम नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से बनती सामाजिक पहचान मानती है। दोस्तों, अगली खबर एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से माओवादी उपस्थिति लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यह पहली बार 1990 के दशक के बाद से ऐसा हुआ। दरअसल हाल ही में माओवादियों के आखिरी 2 हार्डकोर कैडर दीपक उर्फ सुधाकर और रोहित उर्फ मंगली ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दोनों इतने बड़े नेता थे कि इनके सरेंडर ने 35 साल पुराने पूरे माओवादी ढांचे को ढहा दिया है। 1988 से 90 के बीच मध्य प्रदेश के जंगलों में माओवादी गतिविधियां शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में 1990 के दशक की शुरुआत से ही माओवादियों की धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ पहली FIR 1990 में बैहर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। आपको बता दें, 35 वर्षों में चलने वाले ये लंबे माओवादी विरोधी अभियान 38 पुलिसकर्मियों और 57 नागरिकों की जान ले चुके हैं। इसके बाद सरकार ने पिछले 1-2 सालों में 850 गुप्त सूचनादाता नियुक्त किए, 1000 नए जवानों की भर्ती की और एक DGP स्तर के अधिकारी को फील्ड में तैनात किया। इससे पिछले 1 महीने में माओवादी संगठन की रीढ़ टूट गई। यह मुख्यतः 3 घटनाओं के कारण हुआ है। पहली, कमांडर कबीर के 10 सदस्यीय ग्रुप का पतन। दूसरी, छत्तीसगढ़ में शीर्ष नेता रामधेर का आत्मसमर्पण। और तीसरी घटना हुई बालाघाट में दीपक और रोहित का सरेंडर। इन तीनों घटनाओं ने मिलकर माओवादियों की लीडरशिप, सप्लाई लाइन, हथियार व्यवस्था और विचारधारा का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। अब जो छोटे छोटे माओवादी समूह जंगलों में थे, वे बिना कमांडर, बिना भोजन हथियार, बिना भागने के रास्ते के अकेले पड़ गए। 42 दिनों में पुलिस ने 42 माओवादियों को आत्मसमर्पण करवाया है। हॉक फोर्स और अन्य यूनिट्स की रिपोर्ट के अनुसार MMC जोन का कोई भी लिस्टेड आर्म्ड मेंबर अब जंगल में बचा नहीं। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027।
जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 2 बड़े अवार्ड दिए, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार। इन अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश के 3 कलाकारों को सम्मान मिला। लखनऊ की माधुरी मिश्रा को 2023 का शिल्प गुरु पुरस्कार मिला। वाराणसी के इम्तियाज अहमद को 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला। वहीं सहारनपुर के मोहम्मद दिलशाद को 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया। माधुरी मिश्रा को यह सम्मान बटिक प्रिंटिंग के लिए दिया गया है। आइए बटिक प्रिंटिंग को समझते हैं। देखिए, बटिक प्रिंटिंग एक कपड़ा सजाने की पारंपरिक तकनीक है। इसमें कलाकार कपड़े पर गर्म मोम वैक्स लगाते हैं। जहां जहां मोम लगाया जाता है वहां रंग नहीं चढ़ता। फिर कपड़े को डाई में डुबोया जाता है। रंग सिर्फ मोम के बाहर वाले हिस्सों पर चढ़ जाता है। इसके बाद कपड़ा गर्म पानी में डालकर मोम को हटाया जाता है। मोम हटते ही सुंदर डिजाइन और पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से कपड़े पर बहुत अनोखे और कलात्मक पैटर्न बनते हैं। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। आइए समझते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड क्या है और इसकी खास बातें क्या हैं। यह अवार्ड 2005 में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने शुरू किया था। इसका मकसद उन लोगों और संगठनों को सम्मानित करना है जो पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए असाधारण काम कर रहे हों। दुनिया में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसे 3 बड़ी पर्यावरणीय संकटों से लड़ने में जो लोग सबसे आगे होते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। हर साल यूएनईपी इन अवार्ड्स को 4 मुख्य कैटेगरी में देता है। पहला है पॉलिसी लीडरशिप। इस कैटेगरी में वे सरकारी अधिकारी आते हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए बड़े फैसले, नीतियां और पहल करते हैं, मतलब जो नीतियों से बदलाव लाते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंस्पिरेशन एंड एक्शन। या उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने काम से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। इनके काम से लोगों का व्यवहार बदलता है और धरती को बचाने की दिशा में बड़ा सामाजिक प्रभाव दिखता है। तीसरी कैटेगरी है एंटरप्रेन्योरियल विजन। इस कैटेगरी में अवार्ड उन लोगों या संस्थाओं के लिए होता है जो नई तकनीक, नए सिस्टम और इनोवेटिव समाधान तैयार करते हैं और दिखाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में बिजनेस और इनोवेशन भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। अंतिम कैटेगरी है साइंस एंड इनोवेशन। इस कैटेगरी में वैज्ञानिक शोधकर्ता या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शामिल होते हैं जो ऐसी नई खोजें या तकनीक विकसित करते हैं जिनसे पर्यावरण को गहरा लाभ पहुंचे। मोटे तौर पर कहें तो यह अवार्ड पृथ्वी के उन असली हीरोज को दिया जाता है जो नीतियों से लेकर तकनीक, विज्ञान से लेकर सामाजिक बदलाव, हर स्तर पर धरती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी, अफरोज शाह, पवन सुखदेव और माधव गाडगिल को भी यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुका है। इसी कड़ी में इस साल सुप्रिया साहू को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला, जिससे भारत का नाम भी वैश्विक मंच पर एक बार फिर से चमक उठा है। हाल ही में लोकसभा में सरकार ने बताया कि संचार मित्र योजना में अभी 222 संस्थान शामिल हैं। यह योजना असल में युवाओं को डिजिटल सुरक्षा का सैनिक बनाने की कोशिश है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल संचार मित्र योजना दूरसंचार विभाग की एक युवा उन्मुख स्कीम है। इसका मकसद छात्रों की, विद्यार्थियों की ऊर्जा और क्षमता का इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, टेलीकॉम फ्रॉड से बचाव और सरकारी डिजिटल पहलों के बारे में जागरूक करना है। इस योजना में चुने गए विद्यार्थी संचार मित्र कहलाते हैं। इनकी भूमिका बहुत सीधी लेकिन महत्वपूर्ण है। ये अपने कॉलेज, समुदाय, स्कूलों और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर लोगों को बताते हैं कि मोबाइल का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाता है, ओटीपी या केवाईसी धोखाधड़ी से कैसे बचें और डिजिटल सेवाओं का सही इस्तेमाल कैसे करें।
अब कौन बन सकता है संचार मित्र? वे सभी विद्यार्थी जिनके कॉलेज से टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा जैसे टेक्निकल प्रोग्राम चलते हों, जिन्होंने इस स्कीम में हिस्सा लेने की मंजूरी दी हो। इनको ट्रेनिंग कैसे मिलती है? संचार मित्रों को विशेषज्ञ ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाती है, खास करके नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी टेक्नोलॉजी NCAT की मदद से। ट्रेनिंग में साइबर सुरक्षा, टेलीकॉम सेक्टर की नई तकनीकें, नीतियां और नियम, फील्ड सर्वे और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। अब संचार मित्र योजना से विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा? जो विद्यार्थी अच्छा काम करेंगे उन्हें कई बड़े अवसर भी मिलते हैं, जैसे R&D प्रोजेक्ट्स और टेलीकॉम स्टार्टअप्स तक पहुंच, नीति निर्माण और मानकों पर काम करने का मौका, DOT के फील्ड सर्वे और प्रोजेक्ट्स में भागीदारी और राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होने का मौका भी मिलता है। योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में DOT के लाइसेंस्ड सर्विस एरिया LSA ऑफिसों के जरिए लागू की गई। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हाल ही में GluCas9 नाम का एक अनोखा प्रोटीन डेवलप किया। यह प्रोटीन जीन एडिटिंग के दौरान चमकता है, जिससे वैज्ञानिक आसानी से समझ पाते हैं कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग के समय क्या प्रक्रिया कर रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि GluCas9 होता क्या है। GluCas9 एक ऐसा CRISPR-Cas9 प्रोटीन है जो काम करते समय लाइट यानी ग्लो पैदा करता है। यह Cas9 का बायोल्यूमिनेसेंट वर्जन है, यानी यह कोशिकाओं के अंदर रोशनी निकालता है और अपने हर कदम को विजुअल बना देता है। अब बात करते हैं कि GluCas9 बनाया कैसे गया। देखिए, GluCas9 को दो तत्वों को जोड़कर बनाया गया है। पहला Cas9 प्रोटीन और दूसरा स्प्लिट नैनोल्यूफरेज एंजाइम। ये एंजाइम गहरे समुद्र की श्रिम्प यानी झींगा से प्राप्त होता है। जब इन दोनों को आपस में फ्यूज किया जाता है तो एक ऐसा प्रोटीन बनता है जो Cas9 के सही तरह से फोल्ड होते ही चमकने लगता है। आपको बता दें कि ये ग्लो करने का तरीका काफी दिलचस्प है। Cas9 के साथ जुड़े हुए स्प्लिट ल्यूसिफरेज एंजाइम के दोनों हिस्से सिर्फ तब जुड़ते हैं जब Cas9 सही तरीके से फोल्ड हो। जैसे ही ये दोनों हिस्से जुड़ते हैं, रोशनी निकलती है और यही रोशनी बताती है क्रिस्पर इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। इससे वैज्ञानिक जीवित कोशिकाओं, टिश्यू और यहाँ तक कि पौधों की पत्तियों में भी जीन एडिटिंग को बिना नुकसान पहुंचाए देख सकते हैं। अब इसकी कुछ खासियतें समझ लेते हैं। GluCas9 साधारण Cas9 की तुलना में ज्यादा स्थिर है। यह उच्च तापमान पर भी अपनी संरचना और क्षमता को बनाए रखता है और सबसे जरूरी बात कि यह कोशिकाओं में ग्लो करता है, जिससे वैज्ञानिक क्रिस्पर की गतिविधि को लाइव उसी समय देख सकते हैं। अब आते हैं GluCas9 के फायदों पर। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे क्रिस्पर की गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा यह जीन एडिटिंग की प्रिसीजन को बढ़ाता है, खास करके HDR यानी होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में। आपको बता दें, HDR वो प्रक्रिया है जो DNA की गलतियों को ठीक करती है। यह कई आनुवंशिक बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि को ठीक करने में बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर GluCas9 एक नए क्षेत्र की शुरुआत कर रहा है जिसे थेरा ट्रैकिंग कहा जा रहा है, यानी जीन थेरेपी को शरीर के अंदर लाइव होते हुए देखने की तकनीक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ के एक हिस्से में गोनियोपोरा कोरल के लगभग 75% कॉलोनीज नष्ट हो चुके हैं। इसकी वजह थी दोहरी मार यानी तेज गर्मी और ब्लैक बैंड डिजीज नाम की दुर्लभ बैक्टीरियल बीमारी। आपको बता दें, गोनियोपोरा कोरल को फ्लावर पॉट या फिर डेजी कोरल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पॉलिप छोटे छोटे फूलों जैसे दिखते हैं। यह आमतौर पर लगून और रीफ में रहता है और इसको गर्मी सहन करने वाला कोरल माना जाता है। इसकी खूबसूरती का राज इसके अनोखे पॉलिप्स हैं जो कुछ सेंटीमीटर तक फैल सकते हैं और छोटे छोटे स्तंभ जैसी कॉलोनीज बनाते हैं। यह कोरल रोशनी से ऊर्जा लेता है क्योंकि इसके अंदर जूजेंथेली नाम के सूक्ष्म शैवाल रहते हैं जिनसे इसे पोषण मिलता है। इसके बावजूद यह पानी में मौजूद छोटे जीवों को पकड़कर खाकर भी अपना खाना पूरा करता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। समुद्र का बढ़ता तापमान कोरल को कमजोर कर चुका था और तभी ब्लैक बैंड डिजीज ने हमला किया। यह बीमारी कोरल पर एक काली पट्टी बनाती है और जहां जहां यह फैलती है वहां जीवित कोरल मर जाता है। यह बीमारी कैरेबियन में तो आम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदूषण और पोषक तत्वों का बहाव इसे और तेज कर देता है। इस दोहरे खतरे ने मिलकर गोनियोपोरा कोरल की बड़ी आबादी को खत्म कर दिया, जो ग्रेट बैरियर रीफ के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दोस्तों, हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इसके बाद नाइट क्लब के मालिक लापता हो गए। इसी वजह से लापता मालिकों की तलाश के लिए इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। हालांकि अभी दोनों मालिक गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें आपको कि ये नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल की कलर कोडेड अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है। मकसद इसका क्या है पहले समझिए। सदस्य देशों की पुलिस को एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने में मदद करना इसका मकसद है। ब्लू कॉर्नर नोटिस को इंक्वायरी नोटिस भी कहा जाता है। इसका मकसद किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है, जैसे
उसकी लोकेशन क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पहचान की पुष्टि इत्यादि। यह नोटिस आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब औपचारिक आपराधिक आरोप दायर नहीं हुए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर जांच जारी है। हालांकि इंटरपोल अन्य प्रकार के नोटिस भी जारी करता है, जैसे रेड नोटिस जो किसी आरोपी को ढूंढने और गिरफ्तारी में मदद के लिए होता है, येलो नोटिस जो लापता लोगों या अपनी पहचान बताने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए होता है, ब्लैक नोटिस भी है, यह अज्ञात शवों की पहचान के लिए जारी की जाती है। वहीं ग्रीन नोटिस ऐसे लोगों के लिए जारी की जाती है जिनका क्रिमिनल इतिहास हो और जो खतरा बन सकते हो। इसके अलावा ऑरेंज नोटिस किसी खतरे वाले व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए जारी की जाती है। ऐसे ही पर्पल नोटिस अपराधियों की तकनीकें और तरीके साझा करने के लिए और सिल्वर नोटिस अपराध से जुड़े संपत्तियों को ट्रेस करने के लिए जारी की जाती है। आपको बता दें, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग को आसान बनाता है। इसमें 196 सदस्य देश हैं और भारत 1949 से इसका हिस्सा है। यह संयुक्त राष्ट्र की कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन 1996 से यूएन में परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। हाल ही में एक मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग SSW नाम की घटना फिर से हो सकती है, जिससे इस महीने अमेरिका के कई हिस्सों में तापमान औसत से काफी नीचे जा सकता है। आइए समझते हैं ये सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होता क्या है। देखिए, पृथ्वी का वातावरण कई परतों में बटा है, उनमें से एक परत है स्ट्रेटोस्फेयर। कभी कभी इस परत में अचानक से तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसी को सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग कहते हैं। अब सवाल आता है कि ऊपर की हवा गर्म हो गई तो नीचे ठंड क्यों पड़ जाती है। इसको समझने के लिए आपको पोलर वर्टेक्स क्या है ये समझना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर एक बहुत बड़ा गोल चक्रों जैसा सिस्टम होता है जिसमें बेहद ठंडी हवा भरी होती है। इसे कहते हैं पोलर वर्टेक्स। ये ठंडी हवा आमतौर पर ध्रुवों के ऊपर ही कैद रहती है और नीचे देशों की तरफ नहीं आती। दरअसल इसके पीछे जेट स्ट्रीम का भी रोल है। नॉर्मल दिनों में यह जेट स्ट्रीम ठंडी हवा को निचले देशों की तरफ आने से रोकती है, लेकिन SSW के समय जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है, टूट जाती है या अपना रास्ता बदल लेती है। इसके बाद ठंडी आर्कटिक हवा आसानी से दक्षिण की ओर बह जाती है। यही कारण है कि अभी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर SSW हुआ तो अमेरिका में इस महीने तापमान बहुत नीचे गिर सकता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, PDFs और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP के साथ अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में दीपावली के हालिया शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी भी सदस्य देश को ICH सूची के लिए हर वर्ष अधिकतम 2 सांस्कृतिक परंपराएं नामांकित करने की अनुमति होती है। दीपावली भारत का 16वां तत्व है जिसे ICH में शामिल किया गया है। यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी कन्वेंशन 2003 में अपनाया गया था। कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातकों में शामिल थे। वंदे मातरम मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका संस्कृत संस्करण बनाया गया। आनंद मठ उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा 1950 में संविधान सभा द्वारा दिया गया था। विकल्पों में से सही कथनों को चुनना है, केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4।
अगला प्रश्न है श्योक टनल और डीएसडीबीओ सड़क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएसडीबीओ रोड एलएसी के समानांतर चलती है और दुर्बुक से सीधे डेप्सांग मैदानों और डीबीओ तक पहुंचने का एकमात्र स्थलीय मार्ग है। श्योक टनल एक ट्विन ट्यूब बोरिंग टनल है जिसे मुख्यतः टीबीएम तकनीक से बनाया गया है। टनल बनने से हर मौसम में कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी और सैनिकों की आवाजाही तेज होगी। न्यूमा एयरबेस 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां C-130J विमान उतर सकते हैं। बताना है आपको कि कौन से सही विकल्प हैं, केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है बटिक प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बटिक प्रिंटिंग में कपड़े पर लगाया गया गर्म मोम रंग को उस हिस्से में प्रवेश करने से रोकता है। बटिक प्रिंटिंग में रंगाई के बाद मोम को ठंडे पानी से हटाया जाता है। यह तकनीक केवल भारत में विकसित हुई और विश्व के अन्य देशों में इसका उपयोग नहीं होता। बटिक प्रिंटिंग में बने पैटर्न डाई रेजिस्ट तकनीक का उदाहरण है। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च वैज्ञानिक नवाचार पुरस्कार है। सुप्रिया साहू इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। सही विकल्प चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है संचार मित्र योजना का मुख्य मकसद क्या है। युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड के प्रति जागरूकता को फैलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या फिर दूर संचार उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग एसएसडब्ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसएसडब्ल्यू उस घटना को कहते हैं जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर में अचानक तापमान तेजी से बढ़ जाता है। एसएसडब्ल्यू के दौरान पोलर वर्टेक्स मजबूत हो जाता है जिससे ठंडी हवा ध्रुवों पर ही सीमित रहती है। एसएसडब्ल्यू के समय जेट स्ट्रीम कमजोर हो सकती है जिससे ठंडी आर्कटिक हवा दक्षिण की ओर आ जाती है। कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और अंतिम प्रश्न है हाल ही में विकसित किए गए ग्लोकैस9 प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ग्लोकैस9 एक ऐसा क्रिस्पर-कैस9 प्रोटीन है जो कार्य करते समय बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न करता है। ग्लोकैस9 को कैस9 प्रोटीन और स्प्लिट नैनो ल्यूसिफरेज एंजाइम को फ्यूज करके तैयार किया गया है। ग्लोकैस9 का उपयोग केवल इन विट्रो यानी कृत्रिम प्रयोगशाला सेटअप में किया जा सकता है, जीवित कोशिकाओं में नहीं। ग्लोकैस9 क्रिस्पर गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक करने और एचडीआर प्रिसिजन को बढ़ाने में सहायक है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को मुलाकात होगी रात में 9 बजे। ख्याल रखें अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नमस्कार।